मैं विनय कुमार श्रीवास, सहायक अध्यापक डीएवी इंटर कॉलेज बांदा से। मैं आज आपका लोकतांत्रिक राजनीति के द्वितीय चैप्टर संघवाद में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले जो मेरा प्रथम वीडियो था सत्ता की साझेदारी, उसमें मेरे द्वारा बताया गया है कि सत्ता की साझेदारी किस तरह से जो है वितरित की जाती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। इस तरह से जब आप मेरे प्रथम वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप भारत में संघवाद या विश्व में संघवाद की स्थिति को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। अगर आपने प्रथम वीडियो ना देखा हो तो उसको देखिएगा जरूर, और उसके बाद जो है इस आज के वीडियो को देखिए और हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या है संघवाद। संघवाद में क्या है कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है उसे संघवाद कहा जाता है। ये मैं आपको प्रथम जो वीडियो मैंने बनाया है अपना, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है कि आखिर ऊर्ध्वाधर सत्ता का बंटवारा है क्या। तो उसी में आज हम संघवाद पढ़ेंगे और हमारी जो चर्चा के आज के बिंदु हैं उसमें आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना तथा चलना, भारतीय संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार, संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान, संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियां और राजनीति, संघवाद के तीसरा स्तर जान रहे हैं कौन सा? स्थानीय शासन। ये सारे के सारे जो है हमारे चर्चा के बिंदु हैं और इन्हीं चर्चा के बिंदुओं को लेकर के हम आज आगे बढ़ेंगे। संघवाद की परिभाषा के बाद हम सत्ता की साझेदारी में दो उदाहरण देख चुके हैं। एक है आपका श्रीलंका और दूसरा है आपका बेल्जियम। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो है बेल्जियम का जो मॉडल था उसमें वहाँ की जो जातीय जटिलता थी, धार्मिक जटिलता थी, उसको किस तरह से उन्होंने जो है सॉल्व किया और वहाँ के संविधान में 1993 में जो है संशोधन भी किया। पहले भी वहाँ प्रांतीय सरकारें रहती रही हैं और वह प्रांतीय सरकारें जो है कार्य करती थी, लेकिन उन प्रांतीय सरकारों को जो है अधिकार नहीं दिया गया था। तो उन अधिकारों को संविधान के माध्यम से दिया गया और श्रीलंका का उदाहरण, यानी कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था हो गई? बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था हो गई। पहले शासन कैसा था? लगभग एकात्मक था, क्योंकि वहां केंद्र सरकार के पास ही जो है अधिकतम शक्तियां हुआ करती थीं। दूसरा उदाहरण हमने देखा है श्रीलंका का। श्रीलंका में आज भी अगर आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है और उस एकात्मक शासन व्यवस्था में जो है वहां के जो तमिल हैं आज भी वो मांग करते हैं कि इसको जो है संघीय व्यवस्था के अनुरूप ढाला जाए। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिर संघीय शासन व्यवस्था क्या है। इसमें क्या होता है कि जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो केंद्रीय प्राधिकार और अनुषांगिक इकाइयों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। एक आपका संघ सरकार, जिसे केंद्रीय सरकार भी हम कह सकते हैं। दूसरा है आपका प्रांत या राज्य सरकार। संघ सरकार के पास किस तरह के विषय होते हैं? इसके पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और राज्य या प्रांतीय शासन के दैनंदिन जो है काम देखती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और संघ सरकार को जो है पूरी तरह से जवाबदेह नहीं होती हैं। तो ये है आपका संघीय शासन व्यवस्था। भी हम इस पर और चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। तो अभी आपने संघीय व्यवस्था देखी, अब देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि
कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। संघीय में क्या देखा आपने, 2 स्तर देखे। इकाइयां इसके अधीन कार्य करती हैं, यानी कि जो प्रांतीय सरकार होती है वहां मैंने 2 स्तर आपको बताए, संघीय में केंद्र और राज्य। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था में जो इकाई है यानी कि राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार की नामक जो इकाई है वह क्या है, जो है केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य करती है। अगला पॉइंट है इसमें आपका हमारा कि केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। चूंकि केंद्र सरकार यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार सर्वोच्च हो गई और यह इसके अधीन कौन हो गए, प्रांतीय सरकारें हो गई। तो जो प्रांतीय या स्थानीय सरकारें होती हैं यह जो है आदेश का पालन करती हैं, किसके, केंद्रीय सरकार की, यानी कि जो सत्ता है, ठीक है, वो एक जगह है। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं देखते हैं। इसमें आपका सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया ही कि जो 2 स्तर हैं वो आपका केंद्र सरकार या संघीय सरकार और दूसरी है आपकी राज्य सरकार। इसके बाद अलग अलग स्तरों की सरकारों यानी कि जो अलग अलग सरकारें होंगी उनके अलग अलग अधिकार क्षेत्र होंगे और साथ ही साथ कानून का निर्माण करना होगा। कर वसूली भी इनका कार्य होगा, प्रशासन की देखभाल भी इनका कार्य है। अगला है आपका विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकार क्षेत्रों का संविधान में वर्णन। जो विभिन्न स्तरों की सरकारें हैं, केंद्र हो, राज्य सरकार हो, तो इनके जो है जो अधिकार क्षेत्र हैं, इनके अधिकार क्षेत्रों का संविधान में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को एक ही स्तर पर बदला नहीं जा सकता, यानी कि अगर केंद्र सरकार चाहे कि मैं मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर दूं, ठीक है, तो यह संभव नहीं है। इसके लिए दोनों स्तरों की सरकारों को कार्य करना पड़ेगा। जो भी कानून बनेगा उसमें दोनों की सहमति जरूरी है। अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करना। अगर देखिए, अदालतों का तात्पर्य यहाँ पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में उच्च या उच्चतम न्यायालय उसकी व्याख्या करते हैं कानूनों की। अगर संविधान को लेकर के किसी तरह का विवाद पैदा होता है तब भी जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के कानून की व्याख्या करते हैं। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए जो है राजस्व के अलग अलग स्रोत बनाए गए हैं। यहाँ पर भी जो है किसी भी तरह की विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए जो है राज्य सरकारों को भी जो है राजस्व की वसूली के लिए जो है कार्य करना होता है और वो टैक्स लगा सकते हैं। तो ये संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें हम आगे देखते हैं कि इसके दोहरे उद्देश्य हैं। क्या है, देखिए कि देश की एकता की सुरक्षा, यानी कि जो केंद्रीय सरकार है या जिसे हम संघीय सरकार कहते हैं, उसका कार्य क्या है, देश की एकता की सुरक्षा करना। यानी कि केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, ठीक है, वो है देश की एकता को बनाए रखना, उसकी सुरक्षा करना। और हमारे यहाँ जो विविधता है, हमारे यहाँ आप भारत का उदाहरण ले लीजिए तो यहाँ पर बहुत सारे भाषा वाले लोग रह रहे हैं, धर्म वाले लोग रह रहे हैं, जाति विभिन्नताएं हैं, उन सब को जो है एकता
के रूप में पिरोने का कार्य संघीय सरकार करती है। संघीय व्यवस्था को के गठित करने और कामकाज के चीज़ों की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है, यहाँ पर जो है देखा गया है कि जो विभिन्न स्तरों की सरकारें होती हैं उनके लिए जो है सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है और उस पर सहमति होती है। किसकी सहमति होती है? राज्य सरकारों की। और दूसरा है आपका विश्वास, क्योंकि दोनों चीजें अगर सहमत और विश्वास नहीं होगा, ठीक है, तो संघीय जो व्यवस्था है उसमें जो है प्रशासन चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो संघीय शासन व्यवस्था का जो गठन है वो दो तरह से होता है। देखिए, पहला है आपका दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर बड़ी इकाई गठित करना। यानी कि जब दो राज्य होंगे या दो से अधिक राज्य होंगे, उनको वो अगर स्वतंत्र हैं तो उनको एक साथ ला करके एक बड़ी इकाई का गठन किया जाता है। और यह जो राज्य एक साथ आते हैं, इनमें इन दोनों राष्ट्रों की जो है क्या होती है, अपनी संप्रभुता होती है। संप्रभुता, पहचान, सुरक्षा और खुशहाली, ये सारी चीजें जो है संघीय शासन व्यवस्था में जब गठन किया जाता है तो ये चीजें जरूर देखी जाती हैं कि कोई भी राज्य जो एक साथ आ रहा है उसकी संप्रभुता भी बरकरार रहे, उसकी पहचान भी बरकरार रहे, साथ ही साथ उसको सुरक्षा मिले और वहाँ के लोगों को खुशहाली मिले। इसके उदाहरण आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आपने देखा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का मानचित्र अगर कभी आप गौर से देखें तो उस मानचित्र में आपको उसके झंडे में, जो झंडा वहाँ का हो संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसमें आपको 50 स्टार दिखेंगे और वह 50 स्टार जो है वहाँ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, बड़े देशों के द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, यानी कि क्या, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है। फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा होगा और साथ ही साथ जो आंतरिक विविधता है उसको ध्यान में रखा जाएगा। जैसे आप भारत का उदाहरण ले लें तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं और इन राज्यों की अपनी विविधता है और उस सारी विविधताओं को समेटते हुए भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। उदाहरण के रूप में भारत हो गया आपका, बेल्जियम हो गया। बेल्जियम का भी उदाहरण आप जो प्रथम वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि कितनी जाति जटिलता थी, धार्मिक जटिलता थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बेल्जियम ने अपनी जो शासन व्यवस्था है, जो एकात्मक शासन व्यवस्था थी, उसको जो है संघीय शासन व्यवस्था के अनुरूप कर लिया और एक बहुत बड़े जो है विवाद की स्थिति से अपने देश को, गृह युद्ध से या देश के विभाजन से अपने आप को बचा लिया। भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है हमने देखा कि किस तरह से जो है श्रीलंका और बेल्जियम का उदाहरण जो है रहा कि जो बेल्जियम है वो विविधताओं से भरा रहा, जातीय विविधता रही, भाषाई विविधता रही और श्रीलंका में एक तरह से एकात्मक शासन रहा। तो जो भारतीय है, तो भारत तो इन दो देशों के मुकाबले जो है बहुत बड़ा देश है। यहाँ की
भाषा, यहाँ की बोलियाँ, यहाँ पर रहने वाले लोगों का धर्म, यहाँ की क्षेत्रीयता विविधताओं से भरी हुई है। और भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के पहले आपने भारत को पढ़ा ही है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम आपने पढ़ा है कि कितना रक्त रंजित भारत हुआ, और उस रक्त रंजित होने के बाद जो है भारत में संविधान का निर्माण हुआ, और ये सारी विविधताओं को समेटे हुए भारत जो है के संविधान में जो है ऐसे व्यवस्था का निर्माण किया गया, या संघीय व्यवस्था का निर्माण किया गया। संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है भारत को संघीय व्यवस्था के अनुरूप ढाला गया। और इस तरह से मैंने आपको अभी पहले बताया है कि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं लगभग 7 मैंने आपको बताई हैं, वो सारी की सारी जो है भारत की संघीय व्यवस्था में सम्मिलित हैं, जिसमें आपका केंद्र और राज्य सरकार और साथ ही साथ स्थानीय सरकार। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, इसके लिए भारतीय संविधान में जो है वर्णन किया गया है। एक तरह से कहें कि अनुसूचियां बना दी गई हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जहां पर केंद्र है वहां पर केंद्र सरकार को, जहां पर राज्य सरकारें हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। तो आइए देखते हैं वो सूचियां। तो भारत में जो संविधान में व्यवस्था की गई है कि जिससे जो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो, सत्ता का बंटवारा कर दिया गया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच। इसके लिए संविधान में स्पष्ट जो है सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची। अब देखिए जो संघ सूची है, इस संघ सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, यानी कि संघ सरकार के पास है। संघ सरकार को क्यों दिया गया यह कार्य? क्योंकि ये जो विषय होते हैं वो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, और राष्ट्रीय महत्व यानी कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम किसका है? संघ सरकार का। इसलिए जो विषय रखे गए उनमें आपका संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं। ये आपके सिर्फ आपके विषय में ही नहीं पूछे जाते, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह के जो प्रश्न हैं कि संघ सूची के विषय कौन कौन से होते हैं, या कुछ सूची दे दी गई उनमें से पूछा गया कौन नहीं है, तो इस तरह के जो है प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं। दूसरा है आपका राज्य सूची। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। और राज्य सरकार किन विषयों पर जो है कानून बना सकती है, जो कुछ महत्वपूर्ण हैं, जिनमें आपका पुलिस यानी कि प्रशासन से संबंधित, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई। उसके बाद आते हैं समवर्ती सूची पे। तो जो समवर्ती सूची है इस पर कानून कौन बना सकता है? इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। जैसे ये विषय हैं आपके शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि। तो समवर्ती सूची पर कानून तो दोनों बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन अगर दोनों
सरकारों के बनाए गए कानून में अगर किसी भी तरह का विवाद पैदा होता है तो उस स्थिति में जो केंद्र सरकार ने इन विषयों को लेकर के कानून बनाया है वही मान्य होगा, ना कि राज्य सरकारों का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचियां हैं आपकी, जो संघीय व्यवस्था में सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा करती हैं, विवाद की स्थिति पैदा होने नहीं देती हैं। तो भारत के जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने बहुत बड़ी दूरदर्शिता का पालन किया। आप देखिए कि उन्होंने सोचा होगा कि ये जो विषय हैं इनका तो हम उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसे विषय भी आ जाएं जिनका उल्लेख जो है इन सूचियों में ना हो। तो उन्होंने, जैसे आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो उस समय ये विषय था ही नहीं, तो उल्लेख किया गया कि इन तीनों सूचियों के अलावा अन्य जो भी विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ जो है केंद्र सरकार को होगा। तो भारतीय संविधान में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को जो है समान अधिकार प्राप्त नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देश का एक ऐसा राज्य है जहां का अपना एक अलग संविधान है। भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें यही इकलौता एक ऐसा राज्य है जहां का अपना स्वयं का संविधान है। दूसरी चीज यहां की क्या है कि बिना विधानसभा की अनुमति के भारतीय संविधान के कई ऐसे कानून हैं जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। यहां पर जमीन नहीं खरीदी जा सकती है। कोई भी भारतीय व्यक्ति जो है, जो जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्य का निवासी है, वहां पर वह जमीन नहीं खरीद सकता और ना ही भवन का निर्माण कर सकता है, यानी कि वहां का निवासी वह नहीं बन सकता है। और भी राज्य ऐसे हैं जिन्हें जो है समान अधिकार प्राप्त नहीं है, उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जैसे आपका नागालैंड हो गया। तो ऐसे राज्य भारत में जो है समान अधिकार के उदाहरण हैं। कुछ ऐसे भी इकाइयां हैं भारत की जिन्हें जो है बहुत कम अधिकार दिया गया है, क्योंकि उनका क्षेत्रफल इतना कम है कि वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनका कहीं किसी में विलय किया जाए या एक नया क्षेत्र बनाया जाए जो है। तो उसमें आपका जो है, जैसे आपका चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया और दिल्ली हो गई। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो ये इकाइयां जो है छोटी इकाइयां हैं और यहाँ पर जो है जो शासन होता है वो किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। यानी इन्हें क्या कहा जाता है? केंद्र शासित राज्य। और ये जो है केंद्र शासित राज्य का जो प्रशासन है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। वहाँ से जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाता है इनके प्रशासक के रूप में, वही जो है वहाँ का प्रशासक होगा। वह प्रशासक जो है आपका प्रशासक के रूप में हो सकता है, राज्यपाल के रूप में हो सकता है। केंद्र और राज्य के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है वह जो है संसद के 2/3 सदस्यों, साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति का होना बहुत जरूरी है। यानी कि सीधे सीधे जो है केंद्र सरकार राज्यों की सत्ता का बंटवारा नहीं कर सकती या उनके अधिकारों को कम नहीं कर सकती है। उसके लिए जो है संसद के 2/3 सदस्यों, साथ ही साथ कम से कम
आधे राज्यों की सहमति होना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने अभी आपको बताया संघवाद, ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। इसके आगे अभी हम संघवाद को अगले पार्ट में भी देखेंगे। धन्यवाद।